विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मय धन आदि, विस्मय यानी आश्चर्य, आदि का बोध कराने वाले अव्यय शब्दों को हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, परिभाषा देखते हैं। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, घृणा, आश्चर्य, तिरस्कार आदि भाव प्रकट होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से यानी किसी शब्द से नहीं होता है, उन्हें हम विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द कहते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जिन शब्दों से हमें मनोभावों का बोध होता है। कौन कौन से मनोभाव? हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, तिरस्कार, स्वीकृति। ठीक है, तो इन मनोभावों का जिन अव्यय शब्दों से हमें पता लगता है वे ही क्या कहलाते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। और इनका वाक्य के किसी भी शब्द से कोई संबंध नहीं होता। एक उदाहरण देखते हैं हम कि जैसे आहा उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, यानी ये किसका भाव प्रकट कर रहा है? ये खुशी का, हर्ष का भाव प्रकट कर रहा है कि आहा उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये होते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। अब इसमें कौन कौन से विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं हम देखते हैं। प्रकार हर्षबोधक। पहला प्रकार है हर्षबोधक। हर्ष यानी खुशी, खुशी भाव का बोध कराने वाले अव्यय शब्द हर्षबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। कौन कौन से अव्यय शब्द हो सकते हैं इसमें? वाह, आहा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा शोकबोधक। शोक यानी दुख। ठीक है, दुख का जो बोध कराएंगे, जैसे हाय, आहा, अरे। ये हम जब पूरा वाक्य बनेगा उससे हमें पता लग जाएगा कि कौन से भाव का बोध हो रहा है। ठीक है, तीसरा देखो आश्चर्य बोधक। आश्चर्य, जहाँ पे विस्मय, आश्चर्य का भाव प्रकट हो, जैसे क्या, ओहो, है। ये अव्यय शब्द क्या कहलाएंगे? प्रकार विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाएंगे। ठीक है, अगला देखो स्वीकृति बोधक। स्वीकृति यानी स्वीकार करना। ठीक है, तो कौन कौन से अव्यय शब्द इसमें? हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी। तो ये स्वीकृति बोधक अव्यय शब्द कहलाएंगे। अगला तिरस्कार बोधक। तिरस्कार यानी अपमान करना किसी का। छी, छी छी, हट, धिक, धत, दूर। ये तिरस्कार यानी किसी का अपमान करना, तिरस्कार करना, वे भावों का बोध कराएंगे। ये विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। अगला देखो संबोधन। संबोधन यानी किसी को पुकारना। अरे, रे, हे, अहो, सुनो जी। ये संबोधन बोधक अव्यय शब्द हैं। अगला देखो प्रशंसा बोधक। प्रशंसा यानी किसी की बड़ाई करना। धन्य, शाबाश, वाह वाह। और लास्ट है चेतावनी सूचक, जिसको सावधान करना। ठीक है, चेतावनी देना। तो इसमें कौन से? सावधान, रुको, हटो। तो ये हमारे विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द है। ठीक है, जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो अपने आप भावों में समझ में आ जाएगा। जैसे हमने ये वाक्य पढ़ा कि आहा उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, तो इससे हमें पता लग गया कि हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, अब देखो विस्मयादिबोधक में क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो देखो पहला जो विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द है वो वाक्य के प्रारंभ में प्राय वाक्य के प्रारंभ में ही इसका प्रयोग होगा, पहली बात। दूसरा बात, विस्मय सूचक चिन्ह लगा होगा, या तो यहाँ लगा होगा या फिर वाक्य के अंत में लगा होगा। ठीक है, तो विस्मय सूचक चिन्ह लगा होगा। और तीसरा कि इनका वाक्य के किसी भी शब्द से कोई संबंध नहीं होता, कि आहा का संबंध वाक्य में किसी भी शब्द से नहीं है। ठीक है, और इनका कोई स्वतंत्र अर्थ भी नहीं होता है। तो ये विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, अब हम पद परिचय देख लेते हैं। विद्यार्थियों, विस्मयादि अव्यय पद परिचय में हम एक ही बिंदु बताएंगे, वो है प्रकार। ठीक है, प्रकार पूरा बताएंगे। ठीक है, अव्यय के बाद विस्मयादिबोधक और फिर उसमें कौन सा प्रकार है। ठीक है, पहला उदाहरण लेते हैं हम। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। शाबाश, तो हमने क्या की? प्रशंसा की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? शाबाश। देखो विस्मय सूचक चिन्ह है, तो हमें ये पता लग गया कि ये कौन सा शब्द है? विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द है। क्या लिखेंगे हम? पहले अव्यय शब्द है ये। ठीक है, इसके बाद अव्यय में कौन सा है? विस्मयादिबोधक है। विस्मयादिबोधक, और उसमें कौन सा है? प्रशंसा सूचक है, कि प्रशंसा की जा रही है, प्रशंसा का बोध हो रहा है। तो ये हमारा पद परिचय विस्मयादिबोधक का इतना सही होगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखो।
ओह मेरी सिर दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है। अब इसमें क्या है भाई, पीड़ा है, दुख है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शोक सूचक हो जाएगा। ओहो विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, बाकी के प्रारंभ में है। तो ये हो गया अव्यय, इसमें परिवर्तन नहीं होता। दूसरा विस्मयादिबोधक है कि विस्मय मनोभाव का बोध हो रहा है, विस्मय सूचक या विस्मय आदि भावों का ये क्या करा रहा है, बोध करा रहा है, तो विस्मय आदि बोधक। और इसमें कौन सा है, इसमें हो जाएगा ये शोक सूचक, दुख का भाव प्रकट कर रहा है। तो ये हमारा विस्मय आदि बोधक पद परिचय कंप्लीट हो गया है, ठीक है विद्यार्थियों। अब हम पढ़ेंगे निपात। निपात को भी अव्यय शब्द ही माना जाता है, ठीक है। तो निपात देखिए, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने, जोर देने, है ना, बल देने, जोर देने या उसमें अर्थ भरने और उसे सीमित करने का कार्य करते हैं, वे निपात कहलाते हैं। क्या समझ में आया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के साथ वे अव्यय शब्द प्रयुक्त होकर उससे उस पर क्या करेंगे, बल देंगे, जोर देंगे और उसे सीमित कर देंगे, वे ही क्या कहलाएंगे, निपात कहलाएंगे। हम उदाहरण से समझेंगे। देखो पहला उदाहरण, कविता आज ही जयपुर जाएगी, मतलब कल नहीं जाएगी, परसों नहीं जाएगी, कब जाएगी, आज ही। तो ये आज के साथ ये ही क्या कर रहा है, ये जोर दे रहा है आज पर, ठीक है, आज ही जयपुर जाएगी, तो ये ही शब्द क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रहा है, ये ही आज पर जोर दे रहा है कि आज ही जो जयपुर जाएगी, कल नहीं जाएगी, परसों नहीं जाएगी, सीमित कर रहा है, ठीक है, बल दे रहा है, तो ये ही शब्द क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। अगला उदाहरण देखो, कविता भी आज जयपुर जाएगी, यानी और भी जा रहे होंगे तो उनके साथ कविता भी, ये क्या कर रहा है, कविता, एक तो कविता आज जयपुर जाएगी, कोई और जा रहा है नहीं जा रहा है हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन कविता भी आज जयपुर जाएगी यानी औरों के साथ कविता भी जाएगी, तो ये भी क्या कर रहा है, ये कविता पर जोर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको कि वे अव्यय शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल दे, जोर दे, उसमें अर्थ भर दे या उसे सीमित कर दे, तो वे निपात कहलाते हैं। अब हम शब्द देख लेते हैं, कौन कौन से शब्द निपात में आते हैं। तो भी, ही, तक, तो, मात्र, जी, न, मत, केवल, भर, सिर्फ, जब इनका प्रयोग वाक्य में बल देने के लिए या सीमित करने के लिए होगा तो ये क्या कहलाएंगे, निपात कहलाएंगे, ठीक है। जैसे मैं भी जाऊंगा, यानी मेरे किसी और के साथ या मेरे साथ कोई और भी जा रहा है, या मैं भी जाऊंगा। मैं ही जाऊंगा यानी मैं अकेला ही जाऊंगा, कोई और नहीं जाएगा, ठीक है। तक, रात तक मैं आ जाऊंगा, यानी फिक्स, सीमित हो गया, बल दिया, रात तक आ जाऊंगा, ठीक है। मुझे तो रहने दो, यानी मुझे रहने दो, बाकी से कर लो काम, तो ये सब क्या है, ये सब निपात कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो निपात में क्या ध्यान देने की बात है कि इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है कि भी, ही, तक, तो, मात्र का कोई अर्थ होता है, नहीं होता है, तो स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। निपात वाक्य या वाक्यांश को अतिरिक्त अर्थ प्रदान करते हैं, अतिरिक्त अर्थ प्रदान करते ही है, ठीक है, हमने उदाहरण से समझा अभी। तो ये हमारा निपात कंप्लीट हो गया और इसका पद परिचय देते समय सिर्फ हम क्या लिखेंगे, अव्यय निपात, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा अव्यय पद परिचय, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है।